चलिए बाबू देखिए, ऑनलाइन वाले बच्चे लोग आप लोग क्लास रिकॉर्ड कर दे रहे, देखिए तो स्टार्ट करें। देखिए ध्यान दीजिए, कॉपी में हेडिंग दीजिए बाबू। देखिए पहला चैप्टर था हम लोग का टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे वो कौन सा पढ़े थे बाबू? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या पढ़े थे हम लोग? तो देखो पहला चैप्टर में थ्योरी था, मतलब थ्योरी और टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक साथ ही हम लोग पढ़े थे। उसके बाद जो चैप्टर है हम लोग का वो है आपका सोर्स ऑफ कैपिटल, जो कि हम लोग पढ़ लिए थे। सोर्स ऑफ कैपिटल के बाद जो हम लोग का यूनिट है उसका नाम है लेवरेज। हेडिंग दीजिए लेवरेज, कॉपी में हेडिंग दीजिए लेवरेज। चैप्टर का नाम है लेवरेज, लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। इस सब्जेक्ट का बुक दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। तो हेड दीजिए लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, ब्रैकेट में 10 मार्क्स। हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का। ये सब्जेक्ट में थ्योरी भी आएगा थोड़ा सा और सम्स भी आएगा, थ्योरी भी इसमें भरपूर है। फिर से बोले क्या बाबू? लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए देखिए तो लेवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। अभी इसमें क्या है, थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है, थोड़ा सा थ्योरी है थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। चलिए लिखिए, स्टार्ट करिए कॉपी में। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है पहले लैंग्वेज समझिए। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला जो लोग लेट से ज्वाइन किए थे लास्ट 1-2 क्लास से, उसमें हम लोग क्या करते हैं केडी के आई के ई। तो आप लोग में जो लोग नहीं किए थे, अभी एक बच्ची बोल भी रही थी कि क्या है केडी पेडी, हमको समझ ही नहीं आ रहा क्या। तो जो केडी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, के आई कॉस्ट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, तो सबका अपना एक लैंग्वेज होता है। वो लैंग्वेज फर्स्ट क्लास में पढ़ाया जाता है बाबू, समझे? इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा है। तो फर्स्ट क्लास में वही सब चीज तो सिखाया जाता है और सेकंड क्लास से उसका सम्स करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉपी में लिखना स्टार्ट करेंगे, पॉइंट वाइज नोट्स बनाएंगे। लिखो देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या? वैल्यू से कैपिटल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब मेरे पास 100 रुपया है, ये 100 रुपया में कंपनी के पास ना सिर्फ एक जगह से पैसा नहीं आता है। कंपनी हैज मल्टीपल सोर्स ऑफ फाइनेंस। कंपनी के पास पैसा का बहुत सारा सोर्सेज है, बहुत सारा सोर्सेज है। कंपनी के पास एक ही जगह से तो पैसा नहीं आएगा ना, खाली इक्विटी से तो पैसा नहीं आएगा, खाली प्रेफरेंस से तो पैसा नहीं आएगा, खाली डिबेंचर से तो पैसा नहीं आएगा। कंपनी के पास थोड़ा इक्विटी का पैसा होगा, थोड़ा प्रेफरेंस का पैसा होगा, थोड़ा डिबेंचर का पैसा होगा, थोड़ा बॉन्ड का पैसा होगा। तो कंपनी के केस में ना बहुत सारे जगहों से पैसा आता है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड, बहुत सारी जगह से पैसा आता है। तो यहां पर इस चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द रेशियो ऑफ डिफरेंट कैपिटल्स दैट आर बीइंग पुट इनटू द बिजनेस। बिजनेस में जो अलग अलग पैसा आप लगाए हो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब मेरे पास अगर 100 रुपया है, जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग सिर्फ ईटा से तो नहीं बनाना, इसमें सीमेंट भी है, बालू भी है, गिट्टी भी है, उसके बाद ये क्या बोलते हैं उसको, टाइल्स फाइल्स भी हम लोग लगाए। हर एक चीज का अपना एक रोल है। हम लोग का बॉडी का स्ट्रक्चर सिर्फ एक चीज से तो नहीं बना है, हाथ भी है, पैर भी है, सब कुछ है। इसलिए तो हम लोग नॉर्मल बैठे हैं यहाँ पे। और इसमें से एक भी चीज का अभाव रहता तो हम लोग कैसे रहते हैं, हैंडीकैप हो जाते होते ना जी। तो यहाँ पर बात को समझिए, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या। तो कैपिटल स्ट्रक्चर शोज कि कितना आपका पास इक्विटी है, कितना आपका पास प्रेफरेंस है, कितना आपका पास डिबेंचर है, कितना आपका पास बॉन्ड है। लिखिए कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स, जितना रिक्वायर्ड थ्योरी है लिखिए, रीमा जी लिखिए। कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द मिक्स ऑफ different capital structure represents the mix of different sources or long term funds कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है कि आपके पास कहां से पैसा आया है और फंड का क्या क्या सोर्सेज है, वो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है। लिख लिया बाबू,
पॉइंट नंबर 2 लिखिए, ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपली शोज, कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपली शोज, कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपली शोज द रेशियो ऑफ डेब्ट इक्विटी, debt, equity and other long-term finance, long-term finance। देखिए, तो इस चैप्टर में दो चीज आपको वर्ड हम पहले लिखाए थे, एक तो लिवरेज लिखाए थे और एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी हम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, पहला वाला भी डेफिनेशन था, दूसरा वाला भी डेफिनेशन है, दोनों में फर्क क्या है? पहला वाला जो था वहां पे एक ब्रॉड डेफिनेशन लिखा गया है, सेकेंड वाला में थोड़ा स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताता है। कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है कि आपके पास कितना पैसा इक्विटी का है, कितना पैसा प्रेफरेंस का है, कितना पैसा डिवेंचर का है, कितना पैसा लॉन्ग टर्म फाइनेंस से है। मतलब अगर मेरे पास 500 रुपया है, कितना पैसा कहां से हमको मिला है, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या है? देखिए, गुड कैपिटल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले थर्ड नंबर लिख लीजिए, फिर बताते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट लिखिए, साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर sound capital structure is very necessary। अब क्लास लाइव नहीं करा के ना, उसको रिकॉर्ड कर दे रहे, बिकॉज लाइव में आपका बहुत इश्यूज होता है नेट का। रिकॉर्ड कर दे रहे, भेज देंगे। थैंक यू। देख जाओ क्या बोले, बताइए। कैपिटल साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर रहना बहुत जरूरी है। अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब देखिए, इक्विटी और डिवेंचर दोनों के बारे में पहले समझिए। दो कैपिटल स्ट्रक्चर में दो ही चीज होता है मेनली, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेब्ट। दो ही वर्ड है, एक है इक्विटी, एक है डेब्ट। इक्विटी मतलब क्या? अपना पैसा। अपना पैसा मतलब इक्विटी शेयर का पैसा। एंड व्हेन यू से डेब्ट, डेब्ट मतलब क्या? डिवेंचर। डेब्ट मतलब क्या? लॉन्ग टर्म लोन। डेब्ट मतलब क्या? टर्म लोन। डेब्ट मतलब क्या? बॉन्ड। तो डेब्ट कैन बी वैरायटीज ऑफ थिंग्स। जो भी आप बाहर से पैसा लोगे वो डेब्ट में चला गया, और जो भी आपका अपना पैसा होगा वो किसमें चला गया? वो इक्विटी। देखिए, अगर बहुत ज्यादा इक्विटी होना ठीक नहीं है, अगर इक्विटी ज्यादा होगा तो कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा। जैसे आपको सीएससी का नाम सुने आप लोग? सीएससी कंपनी का प्रॉब्लम क्या है? सीएससी कंपनी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होते हुए भी स्टेट गवर्नमेंट के पास में, क्योंकि उसका 51% स्टेक, मतलब 51% शेयर का मालिक कौन है? संजीव गोयनका। तो सीएससी का 51% का मालिक संजीव गोयनका, इसीलिए पूरा कंपनी समझिए तो एक तरह से उसके अंदर में ही है, उसी के कंट्रोल में। क्या है? वो इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट किया है। वही अगर वो लोन में पैसा इन्वेस्ट करता है, जैसे हम बाइक खरीदे हैं लोन पे, हम बाइक खरीदे लोन पे, ये जो बाइक हम लिए उससे मान लीजिए 50,000 रुपये मेरा अपना लगा हुआ है, बाकी 2.5 लाख रुपए बैंक से फाइनेंस करा है। तो बैंक जो हमको पैसा दिया है, आप सोच के देखिए, बैंक जो हमको पैसा दिया है, सोच देखिए, बैंक जो हमको पैसा दिया है, तो बैंक का जो पैसा है, तो बैंक हमको अभी टोकने आता है कि गाड़ी चलाने दीजिए ना, मन करा एक तो राइड करते हैं आपको बाइक से, प्लीज हमको अपना बाइक दीजिएगा 10 मिनट के लिए। बाइक कंपनी मांगने आता है? नहीं मांगने रही। अगर हम अपना चचेरा भाई से पैसा लेते, अगर अपना रिश्तेदार से पैसा लेते, इसीलिए आप लोग इंडियन फैमिली में सुनते हो ना, कोई भी रिलीजन हो, हिंदू रिलीजन हो, मुस्लिम रिलीजन हो, इंडियन फैमिली में क्या बोलते हैं? सबसे पैसा ले लेंगे, अपना रिश्तेदार लोग से पैसा नहीं लेंगे। क्यों? सोच के देखिए क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। क्यों? क्योंकि अपना आदमी जो होता है ना, तकलीफ देता है। अगर मान लीजिए अपना रिश्तेदार से पैसा लोगे ना, हर चीज देखो, हम ही तो दिए थे, हम ही तो दिए थे। आज मान लीजिए, जब आपको बता रहे, जब हम बाइक लेने गए, उस पैसा था नहीं, 50,000 रुपये ही था, 50 रुपये पुराना गाड़ी था मेरा, उसको बेच के पैसा की गाड़ी ली, 50 रुपये दिए। अभी मान लीजिए उस समय अपना दोस्त से पैसा लिए, मेरा बेस्ट फ्रेंड था बचपन का, उससे पैसा लिए, तो वो हमको पैसा दिया, हम ले लिए। लेकिन वही अगर हम अपना रिश्तेदार से लेते, वो हमको कभी बोलने नहीं आया, टोकने नहीं आया, उसका टाइम जैसे जैसे मेरे पास पैसा उसको दे के खत्म करते। लेकिन वही अगर अपना दोस्त से ले लेते, या अपना कोई नॉलेज का आदमी से, मान लीजिए अपना स्टूडेंट से ले लेते,
जब बाइक लेके आते बोले भैया का बाइक हम ही दिए थे भैया के पास। बेटा रोज सुना था कि नहीं सुना था बताइए। इक्विटी का एक खराबी है ये, अगर आप इक्विटी से पैसा लेते हो ना, उसका सबसे बड़ा खराबी है इक्विटी मतलब अपना आदमी से। इसीलिए तो सोचिए ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आपको हम आज 3rd ईयर में आके पढ़ा रहे हैं, और सोचिए हम लोग का मम्मी पापा लोग बिना पढ़े हुए फाइनेंशियल मैनेजर है। कितना चाहिए लाइन हम लोग परिवार में कितना दिन सुने, आप भी सुने होंगे। हम लोग का फैमिली में तो बोलते हैं पिताजी लोग कि सबसे ले लेंगे, अपना रिश्तेदार से पैसा ले लेंगे। क्यों बोलते हैं सोच के देखिए, कितना भी बुरा वक्त होता है अपना रिश्तेदार को हम लोग याद नहीं करते। क्या है बेटा, एक बार अगर देगा ना 4 बार सुनाएगा, मतलब हम ही तो दिए थे, तुम्हारा लड़का का गाड़ी तो मेरे पैसा का है, मतलब ऐसे बोलेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर यही होता है, जितना आपके पास पैसा है उसमें कितना इक्विटी है और कितना डिवेंचर है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको क्या डिटरमाइन करना पड़ता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। क्योंकि ज्यादा इक्विटी होगा तो कंपनी में कंट्रोल आ जाएगा। अपना भाई से लेना भी ठीक नहीं, अगर अपना भाई से लेंगे तो बोले चाबी तो हम लेके चलेंगे, गाड़ी लेके चला जाएगा। इसीलिए पैसा के केस में ना अपना आदमी से नहीं फाइनेंस कराना चाहिए कोई भी सामान। अगर तो घर ही भी आप खरीद रहे ना तो अपना घर का आदमी से पैसा लेके मत करिए, नहीं तो आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिग्रेट, क्योंकि इक्विटी हो जाएगा ना, डायरेक्ट ओनरशिप, डायरेक्ट कब्जा, डायरेक्ट छिनताई, छीन लेंगे हाथ से, क्योंकि अपना आदमी है, बात बात में सुना देंगे आपको। और वही अगर आप लोन लेते हो तो लोन वाला आदमी इंटरेस्ट जरूर मांगेगा, लेकिन कभी टोकने तो नहीं आएगा। बैंक वाला हमको फोन करके ये जरूर बोलता है हर महीना कि बाबू मेरा पैसा दीजिए, बाबू मेरा इंटरेस्ट दीजिए, लेकिन बैंक वाला ये नहीं बोलता है कि आपका गाड़ी पे मेरा हक है। और यू नो व्हाट, कि आदमी को ये चीज ज्यादा तकलीफ देता है जब कोई बोले कि ये सामान मेरा है। तो अब मान लीजिए बैंक वाला आकर के खड़ा हो जाएगा कोचिंग के बाहर, बोलेगा मेरा गाड़ी है, कितना खराब लगेगा। इसीलिए इक्विटी और डेब्ट दोनों का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। और बैलेंस मेंटेन करना आपको कहां सिखाएंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर में। कहां सिखाएंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर में। तारपरे आसो कितना पॉइंट है बाबू, 3। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, ईबीआईटी, कैपिटल में लिखिएगा वो, ईबीआईटी कैपिटल में लिखिए, ईबीआईटी हाइफन ऐसे बताएंगे अभी इसके बारे में। ईबीआईटी हाइफन ईपीएस एनालिसिस should be done to determine best capital structure, to determine best capital structure, बाबू लिख लिए क्या। अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए आपको ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करना होगा। अब सवाल ये उठता है, जो बच्चे किए हैं पहले उनको तो पता है ईबीआईटी और ईपीएस क्या होता है। हेलो, हाँ बोलिए, गोविंद सर बोलिए आओ। बैंकिंग के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और आपको अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको। और एक तो अच्छा सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए बैकअप के लिए, ठीक है। आप लोग का एरिया में ही है महिंद्रा, उसमें ज्वाइन कर लीजिए, बेसिक्स गाइड। हाँ बस ये अभी तो पहले खुद से पढ़ाई करिए, क्योंकि वो ना अगर आप बड़ा सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिएगा ना कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो लेवल अभी बहुत हाई होता है। कहाँ से मैथ्स पढ़ाएगा, पहले तो उच्च माध्यमिक का रिजल्ट निकलने दीजिए आप। बाबू कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 12 के बाद करिए तो बैंक क्लर्क का जॉब मिलेगा, उनका जॉब मिलेगा। हाँ तो आपको करना नहीं है तो उसके लिए पढ़ाई करना होगा ना भाई। ग्रेजुएशन के बाद अच्छा पोस्ट मिलेगा एग्जाम वाला, ग्रेजुएशन से नीचे करेंगे 12 के बेसिस पे करेंगे तो वही फाइल लेके इधर से उधर जाइएगा, चाय वाय लेके जाइएगा। हाँ इसीलिए अभी पहले उच्च माध्यमिक रिजल्ट निकल दीजिए, ठीक है। हाँ ठीक, ऐसा ही बोले आप। अब आप चाय बोले बोलते उच्च माध्यमिक कि हाँ वो तो उच्च माध्यमिक का भरोसा नहीं है। क्या ना बच्चे लोग को एक्साइटमेंट क्या रहता है, उच्च माध्यमिक एग्जाम होने के 10 दिन तक एक्साइटमेंट रहेगा, 10 दिन बाद भूल ही जाएगा कुछ करे, फिर देखिए किसी का याद में खोया हुआ है, पड़ा हुआ है, कहीं पे सोया हुआ है।
देखिए रेडी गाइस, हो गया ना? क्या तरीके बताओ ये, हाँ बता, समझा रहे थे आपको। तो जो बच्चे किए पहले उनको तो पता है, जो नहीं किया आप सुन लो। ईबीआईटी मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बाबू सुनिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब वो जो कमाई आप निकाल रहे हो वो इंटरेस्ट और टैक्स से पहले। देखो अकाउंटिंग की दुनिया में ना, व्हेन यू से आफ्टर चार्जिंग समथिंग, आफ्टर मतलब उसको लेने के बाद, व्हेन यू से बिफोर मतलब उसको लेने से पहले। जैसे हम बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, इसका मतलब हुआ कि इंटरेस्ट उसमें माइनस हो चुका है। अगर बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग टैक्स मतलब टैक्स उसमें माइनस हो गया है। अगर बोलते हैं बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है। बिफोर चार्जिंग टैक्स मतलब टैक्स माइनस नहीं हुआ है। समझे कि नहीं समझे बताइए? यस और नो गाइस? अच्छा, कितना पॉइंट हो गया आपको? पॉइंट नंबर 5 लिखिए। हियर ईबीआईटी stands for earning before interest and tax. Earning before interest and tax. देखिए क्या लिखा वो? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड ईपीएस और कोचिंग वाला बुक दीजिए ना एक बार। ईपीएस अभी भाई बुक दीजिए। एंड ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर। देखिए रेडी गाइस, अब हम लोग ना सबसे पहले ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस करेंगे। तो देखो कोचिंग का बुक निकाल लीजिए, सबके पास होगा। बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए बाबू, बुक निकाल लीजिए। अच्छा अभिषेक बहुत उदास लग रहा है, अभिषेक कुछ है क्या? आप लोग का उम्र में आदमी उदास ही रहता है, जनरली क्या करेगा? देखिए वो तो समझ आता है, क्योंकि आप देखो क्या ना, आई कैन स्टैंड होता है, क्योंकि इस एज में ना आदमी का माइंड में चलता है कि क्या करेगा, अब हम क्या करेंगे। अब ये जो बीकॉम खत्म है, हम करेंगे तो करेंगे, शादी करिएगा। देखिए नहीं कुछ अपना देखिए छोटा मोटा भी जॉब क्यों ना, कुछ जॉब आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर संभव हो तो, क्योंकि देखो सबका फैमिली सिचुएशन तो एक जैसा नहीं होता है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी एक एग्जांपल जब हम लोग देते हैं ना, वो सब पे सूट नहीं करता है, क्योंकि सबका घर का अपना अपना एक सिचुएशन होता है, परिस्थिति होता है। जो आपके फैमिली कंडीशन के साथ सुटेबल होगा उसको ध्यान में रखते हुए अपना लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइएगा, नहीं तो फिर जो अपना होगा देखा जाएगा। बात की बात ठीक है, आप लोग भी बुलाइएगा, शादी भी होगा। देखिए और आप शादी करें तो और खुशी होगा। देखिए एक तो और आदमी मेरा कैटेगरी में आ गया। देखिए रेडी गाइस, स्टार्ट करें। देखो भाई, तो अभी ना ईबीए देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला बाबू, निकाल लो बुक, शेयर कर लो जिनके पास नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ईपीएस। ईपीएस निकालिए। ईपीएस क्या निकालिए बाबू? ईपीएस। देखिए हम लोग को इस इंफॉर्मेशन से ईपीएस निकालना है। क्या निकालना है बाबू? ईपीएस। अब भैया ईपीएस कैसे निकालेंगे? ईपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ईपीएस निकालने के लिए ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताने जा रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो क्या बोला, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऊपर में लिखे हैं। तो ईपीएस और ईबीआईटी सबका एक रिलेशन है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है पहले ईपीएस निकालिए ना। क्या निकालिए? ईपीएस। तो हम लोग सबसे पहले ना ईपीएस निकाल के आपको फॉर्मूला दिखाते हैं ईपीएस निकालने का, उसके बाद सम्स कराएंगे। ठीक, कितना नंबर पॉइंट हो गया? 5 हो गया, 4 थ्योरी हो गया ना। देखिए बाबू आइए, देखिए बाबू कोई बच्चा बोल रहे थे, देखिए बाबू ईपीएस निकालना है। ईपीएस, अच्छा ईपीएस का फुल फॉर्म बताइए। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर। तो देखो कोई भी चीज का पर मतलब क्या? एवरेज
अगर आप अर्निंग पर शेयर निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है पैट। क्या था वो? पैट। अभी अभी था ना, समझो, शॉर्ट टाइम समझा रहे, बताइए मत। पैट बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो शॉर्ट फॉर्मूला पैट बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो क्या ये सम इतना इजी है? नहीं बाबू। पैट मतलब होता है प्रॉफिट अवेलेबल आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स वैक्स माइनस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसको पैट बोलते हैं। क्या होता है वो? पैट। तो पैट को ना हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला के साथ लिखेंगे। देखिए फॉर्मूला के साथ कैसे मिला इसको, समझे क्या है? उतारना नहीं है। पैट क्या होता है वो? पैट मतलब फाइनली प्रॉफिट कितना अवेलेबल है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो आपका ईपीएस आ जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि इसका फॉर्मूला देखिए, ब्रॉड फॉर्मूला क्या होगा। अब ब्रॉड फॉर्मूला लिखते हैं गाइस। देखो ईपीएस हो गया। अब देखिए ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। देखिए ईबीआईटी माइनस क्या बाबू? इंटरेस्ट। ईबीआईटी में से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। फिर 1 माइनस टी। 1 माइनस टी का मतलब क्या हो गया? टैक्स। टैक्स भी तो माइनस करेंगे। देखिए ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होगा और क्या माइनस होगा बाबू? टैक्स। टैक्स भी माइनस होगा। टैक्स माइनस करने के बाद क्या माइनस होगा? देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से क्या क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, और उसके बाद उसके बाद एक और चीज होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड तो आपका क्या आ जाएगा? पैट आ जाएगा। उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या? जरूरी नहीं है, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स में से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। फिर क्या माइनस करेंगे? टैक्स। फिर क्या माइनस करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसको डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एक बार छापिए ना फॉर्मूला, फिर बात होगा। हो गया क्या बाबू? देखिए क्वेश्चन में देखिए, आइए बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ईपीएस यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। बोला ईपीएस निकालिए एप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करके। ईबीआईटी दिया हुआ है 2,40,000। ठीक है भाई, देखिए सब सारे बच्चे बुक का सम्स नंबर 1, 10% डिबेंचर 3 लाख। ठीक है बाबू, 10% डिबेंचर 3 लाख, 6% प्रेफरेंस शेयर 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 पर शेयर ₹1 लाख, टैक्स रेट 22%। देखो भाई कैसे निकालना है, आ जाओ देखिए, आइए फॉर्मूला रेडी है। सबसे पहले हियर राइट साइड में लिखिएगा ईबीआईटी दिया हुआ है ना बाबू, ईबीआईटी कितना दिया हुआ देखिए, देख के बताइए कितना दिया हुआ है, 2,40,000। बुक का रेफरेंस नंबर 1। उसके बाद देखिए ईबीआईटी 40,000 दिखा सबको। उसका देखिए 10% डिबेंचर 3 लाख, तो ईबीआईटी की जगह पे क्या बढ़ा देंगे 2,40,000 माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना होगा बताओ, इंटरेस्ट की विल बी कैलकुलेटेड ऑन डिबेंचर ओनली, सो डिबेंचर अमाउंट इज 3 लाख रुपीज। 3 लाख का 10% कितना होगा बताइए, बोलो ना 30,000 होगा। तो इंटरेस्ट देखिए 3 लाख का कितना परसेंट बाबू, 10%। इंटरेस्ट हमेशा ना फेस वैल्यू पे निकलता है, कौन सा वैल्यू बाबू, फेस। तो 3 लाख का 10% कितना होगा 30,000।
अभिषेक भाई समझ रहे? बाबू आप लोग समझ रहे यहां तक? समझे? 30,000 माइनस कर दिए। देखिए 2,40,000 में से 30 चला गया तो बचा कितना? 2,10,000। बट टैक्स देने के बाद कितना बचेगा? टैक्स भी तुमको देना पड़ेगा। कितना परसेंट देना है? 22%। कितना परसेंट देना है? 22%। तो मतलब मेरे पास जो बचेगा ना, मेरे पास जितना प्रॉफिट बचेगा वो कितना प्रॉफिट बचेगा? देखिए ये जो अमाउंट है, देखिए तो 1 इंटू टी, यहां पे लिख देते हैं 1 माइनस टी, सॉरी 1 माइनस टी, 1 की जगह पे 1 और टी की जगह पे क्या होगा? टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना परसेंट है भाई? कितना परसेंट है? 22%। तो 22% को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 0.22। यस और नो? 0.22। तो कितना होगा? 0.787। ठीक है। तो देखिए अब ये देखो यहां पे समझिए, 2,40,000 माइनस 30,000, 2,10,000। 2,10,000 के ऊपर ही ना टैक्स निकालेंगे, तो टैक्स हम लोग 22% माइनस कर दिए। तो मतलब अब जो मेरे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट होगा दैट विल बी इक्वल टू 78% ऑफ टोटल रिमेनिंग प्रॉफिट। तो ये 2,40,000 माइनस 30 किए, 2,10,000 आ गया। अब इसमें हम लोग टैक्स देते तो 22% टैक्स निकालते हम लोग। बट हम लोग क्या किए? 1 माइनस 0.22, कितना हो गया? 0.78। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रॉफिट होगा, ये जो प्रॉफिट बचा हुआ है, ये कितना परसेंट से मल्टीप्लाई होगा? 0.78। तो 0.78% का वैल्यू बचेगा, क्योंकि 22% आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। एक में से 0.22 चला गया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी इक्वल टू कितना? 0.78। देखिए 0.78 माइनस 0.78 माइनस ये पॉइंट कर दिए। प्रीफरेंस डिविडेंड कितना है? देखो क्वेश्चन में प्रीफरेंस डिविडेंड कितना है? एक 5 लाख टोटल प्रीफरेंस शेयर है। प्रीफरेंस शेयर 5 लाख है, 5 लाख का 6% कितना होगा? 30,000। प्रीफरेंस डिविडेंड 5 लाख का कितना बाबू? 6%। कितना होगा बाबू? 30,000। 5 प्रीफरेंस डिविडेंड तो प्रीफरेंस कैपिटल पे निकालेंगे, कितना हो गया बाबू? 30,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कितना है बताइए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना होगा? टोटल है 1 लाख। टोटल शेयर वैल्यू कितना है? 1 लाख। और एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा? 10,000। कितना होगा बाबू? 10,000। 1 लाख बाय 10 कितना होगा? 10,000। तो आगे कितना होगा? 10,000। देखिए पॉइंट होगा, पॉइंट, ये पॉइंट होगा, पॉइंट मतलब इंटू, पॉइंट मतलब इंटू होता है ना, पॉइंट कर दीजिए माइनस 5 तो पॉइंट कर दीजिए। देखिए 2,40,000 माइनस 30 इंटू 0.78, लेकिन क्या आगे माइनस करने के बाद, ये इसमें से टी माइनस करने के बाद, देखिए ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी। 1 माइनस टी मतलब टैक्स का रेट को माइनस करने के बाद, तो टैक्स का रेट को यहाँ पे रफ में माइनस कर लिया, वहां भी कर सकते थे डायरेक्ट, वहां भी माइनस कर सकते थे, उन्होंने रफ में करके फिर मल्टीप्लाई कर दिए। तो 1 टोटल टैक्स अज्यूम टू बी 1, टोटल अमाउंट अज्यूम टू बी 1, उसमें से हाउ मच यू आर पेइंग? 0.22, सो व्हाट इज रिमेनिंग? 0.78 एंड 0.78 को यहाँ पे डाल दिए। तो देखिए इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से क्या माइनस हुआ? इंटरेस्ट। उसमें से फिर क्या माइनस होगा? टैक्स। बट टैक्स हम लोग माइनस क्यों नहीं कर रहे? अगर टैक्स डायरेक्ट माइनस करके ही लिख रहे हैं हम लोग, देखिए इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। टैक्स डायरेक्ट माइनस करके लिख रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी आप माइनस कर सकते थे। सो कितना आ रहा है बताओ भाई? इसको कितना बाबू? 15,81,000। ये 15,83,81 तो नहीं आएगा ये वाला। 15,81,000 कैसे? हाँ क्योंकि टैक्स माइनस होगा तो और कम हो जाएगा ना, नहीं दिख रहा भाई ये वाला है। 24 का, अच्छा 2,40,000 2,40,000 माइनस 30 इंटू 0.7 कितना होगा? 1,63,800 माइनस 30,000। 30,000 कैसा है समझे? प्रीफरेंस डिविडेंड देखिए ना, प्रीफरेंस डिविडेंड तो प्रीफरेंस शेयर पे निकलेगा, आप प्लीज समझिए, इसीलिए पहले का स्टार्टिंग का क्लासेस वो इंपॉर्टेंट इसलिए था होगा। देखो समझो इंटरेस्ट किस पे निकलता है? डिबेंचर। लॉजिक समझ लीजिए सिंपल, इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? डिबेंचर, क्योंकि पूरा चैप्टर में यही आएगा बार बार। इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? डिबेंचर। और बताइए प्रीफरेंस डिविडेंड किस पे निकलेगा? प्रीफरेंस शेयर के ऊपर। अच्छा उसके बाद टैक्स किस पे निकलेगा? टैक्स हम लोग निकाले हैं, टैक्स हम लोग अगर 22% लेते तो डायरेक्ट वहां पे माइनस करते, हम लोग क्या किए? 22% माइनस करके ही लिए 0.78, तो उसको इंटू कर दिए हम लोग। 1 माइनस टी देख रहे ना, 1 माइनस टी मतलब 1 मतलब 1, टी मतलब टैक्स का रेट। तो जब आप 1 से कंपेयर करो तो उसको 1 का बराबर वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा ना जी। ऐसा सम्स पहले भी किए हम लोग। ईबीआईटी इंटरेस्ट कहां पे निकला बताओ? डिवेंचर में। डिवेंचर वैल्यू कितना है? 3 लाख। 3 लाख का 10% कितना होगा? 30,000।
डन। 1 माइनस टी, 1 की जगह पे 1, टी की जगह पे क्या 0.22, 0.22, ठीक है बाबू। तो कितना होगा 0.78। अब आइए टी के जगह पे कितना 22/100, 0.22 कर दिए, बढ़ा दिए, 0.78 आया, यहां पे बढ़ा दिए। अभी प्रेफरेंस डिविडेंड कहां से आया? प्रेफरेंस डिविडेंड विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस डिविडेंड किस पे कैलकुलेट करेंगे बाबू? प्रेफरेंस शेयर पे। किस पे बताइए? प्रेफरेंस शेयर पे। ऊपर देखो प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, देखो ना 5 लाख रुपया दिया हुआ ना जी। 5 लाख के ऊपर आप कितना निकाल दिए? 6%। कितना आएगा 5 लाख का 6%? 30,000 परहैप्स। कोई बच्चे आप लोग में से बताया 30,000 माइनस कर दिए, तो मेरे पास अवेलेबल प्रॉफिट, तो जगह नहीं हम यहां पे लिखते हैं, मेरे पास 1 लाख कितना बाबू? 63,800 माइनस 30,000। स्टेप को फॉलो करिएगा, जंप मत करिएगा। डिवाइडेड बाय 10,000, ये कितना होगा? 1,53,853 ना, 33,800 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 10,000। एक तो जीरो, एक तो जीरो, बचा कितना बताओ करके? 13.38 रुपीज 13.38 पर शेयर। एक शेयर पे कमाई कितना होगा? प्लीज समझिए, हड़बड़ाइए मत, समझ के ऊपर चैप्टर में ये मिलेगा आपको बार बार। गाइस प्लीज सुनो, इसको हम चार्ट में भी बना सकते हैं, हम चाहे तो चार्ट में भी बना सकते हैं। चार्ट में कैसे? पहले ईबीआईटी, अच्छा अगर कभी सम्स बनाता है तो मैं ऐसे करेंगे तो आप घबरा मत जाना, तो मैं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट जितना आएगा, फिर माइनस टैक्स जितना आएगा, फिर माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर जितना आएगा वो क्या? अवेलेबल प्रॉफिट। कुछ गलत कर दिए क्या? अगर आप इसी चीज को इस तरह से करेंगे तो कुछ गलत कर दिए क्या? आप लोग बताइए। पहले ईबीआईटी लिख दिए, कॉलम बनाएंगे बाबू, तो ईबीआईटी पहले लिख देंगे। ईबीआईटी में क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। जो आएगा उसमें क्या माइनस करेंगे? टैक्स। जो आएगा उसमें क्या माइनस करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। समझे कि नहीं समझे? बोलिए यस और नो। ईबीआईटी बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार ये पार्ट सम्स में आएगा, बार बार, ठीक है ना बच्चे लोग? तो कोई डाउट है तो पूछिए। 13.38 एक शेयर का वैल्यू आ गया मेरा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ही लेना, क्या लेना? इक्विटी शेयर। अच्छा इक्विटी शेयर कैसे निकाले वो भी बता दे रहे। उसका वैल्यू दिया हुआ है, और उसका एक शेयर का 10 रुपया दिया हुआ है, तो वैल्यू डिवाइडेड बाय रेट, तो क्वांटिटी आ गया। वैल्यू है 1 लाख और एक शेयर का 10 रुपया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? 10,000। प्लीज कॉपी करिए ना, आई होप आप समझ गए होंगे, प्लीज कॉपी करिए। हाँ 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 करिएगा तो 10,000 आएगा। कॉपी करो बाबू, ऑनलाइन वाले बच्चे लोग। चलिए सुनिए, हो जाए तो बोलिएगा, 2 नंबर करेंगे। कॉपी पाओ प्लीज अच्छे से करिएगा। चेंज इन ईबीआईटी क्या है? चेंज इन ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में चेंज कितना हुआ बताते हैं। 2 सवाल और इजी है, 2 नंबर ये तभी से बताते हैं।
चलिए आगे करें क्या बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द कंपनी प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक कंपनी हम लोग को ये सब डिटेल दिया। अब ये वाला कॉपी किया ना सारे बच्चे। 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया करके 1 लाख, ठीक है ना, ठीक है, इक्विटी शेयर मिल गया। डिवेंचर नहीं है, डिवेंचर नहीं है। ईबीआईटी 2 लाख, टैक्स रेट है 50%, चेंज इन ईबीआईटी 20%, शो द इफेक्ट ऑफ प्रपोजल चेंज इन ईबीआईटी ऑन ईपीएस एंड कमिटेड। बोले ये जो चेंज इन ईबीआईटी क्या बोला देंगे, प्लस माइनस, इसका मतलब समझिए। क्वेश्चन में बोला है कि नॉर्मल एक तो सिचुएशन आपको दिया है, बोला अगर उसमें 20% प्लस चेंज हो और 20% माइनस चेंज हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। 20% प्लस चेंज हो, 20% माइनस चेंज हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए बना के दिखाते हैं आपको, इसको बना के प्रेजेंट और कमेंट भी करना है कि क्यों ऐसा हुआ। हम बनाते, देखिए बनाएंगे बाबू। ईपीएस निकालना है, बोला व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ईपीएस। तो देखिए भाई हम एक कॉलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू, कॉलम। कॉलम में लिखेंगे प्रेजेंट सिचुएशन और 20% प्लस और 20% माइनस, ठीक है बाबू। 20% प्लस 20% माइनस। क्वेश्चन में बोला कि अगर 20% प्लस हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा और 20% माइनस हो, प्लस माइनस ये ना, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो 3 कॉलम बना लिए। यहां पे लिख देते हैं पर्टिकुलर्स। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या आता है, ईबीआईटी, यस और नो गाइस। अभी ईबीआईटी कितना है, पहले अभी का निकाल लो भाई। अभी कितना है ईबीआईटी बताओ, देख के बताओ क्वेश्चन में से। 2 लाख। सारे बच्चे बोलिए 2 लाख दिखा, है। 2 लाख दिखा, देखिए 2 लाख। अच्छा लेस, सबसे पहले क्या माइनस होगा बताइए, आप लोग बोलिए। पहले इंटरेस्ट या पहले टैक्स, पहले इंटरेस्ट की टैक्स, पहले इंटरेस्ट यार, पहले इंटरेस्ट। क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है बोलो, है ही नहीं। बाबा डिवेंचर नहीं तो इंटरेस्ट कहां से होगा, कॉमन सेंस। डिवेंचर नहीं तो बोलना पड़ेगा, स्टेप तो होता है ना बाबू उसका। तो डिवेंचर नहीं है तो कहां से आएगा बताइए। तो ये हो गया 2 लाख, इसका स्टेप होता है, इसको क्या बोलेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स। ईबीटी बोला गलत होगा क्या, अगर ईबीटी इसको बोलते कुछ गलत बोल दे क्या, नहीं। इसमें से क्या माइनस होगा बोलिए, लेस क्या, पहले इंटरेस्ट माइनस करते थे फिर क्या माइनस करेंगे। अभी तो पढ़ा है टैक्स। टैक्स कितना परसेंट है भाई, 50%। स्ट्रेट मार दे रहे 50%, मोटा मोटी सिंपल तो सम्स है। 50% मार दे रहे, कितना आएगा भाई, 1 लाख। कोई दिक्कत, हम चार्ट बनाएंगे क्योंकि वो कंपेयर करना है ना, इसलिए 1 लाख। तो कितना होगा बाबू बताओ। तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स बोल सकते हैं इसको, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल सकते हैं। तो कितना और बचेगा बताओ, 1 लाख। इसको डिवाइड किससे करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो क्या आ जाता है, ईपीएस। यस और नो गाइस, हाँ या नहीं, जनता को जवाब चाहिए। यस, अर्निंग पर इक्विटी शेयर कितना है, 10,000 देखिए उसमें दिया हुआ है, देखिए ना। तो कितना हो जाएगा, 10। यस और नो। दूसरा वाला का 20% अगर बोला क्या, चेंज इन ईबीआईटी प्लस 20%, प्लस 20% मतलब अगर 20% बढ़ गया तो क्या होगा। 2 लाख में अगर 20% बढ़ाओगे आप, 2 लाख में 20% बढ़ाओगे तो कितना होगा, 2,40,000। ये क्या होगा, नील। क्या होगा, नील। ये क्या होगा, 2,40,000। उसका 50% कितना होगा, 1,20,000। तो कितना हो जाएगा, 1,20,000। नंबर ऑफ शेयर कितना है, 10,000। तो ये कितना है, 12। कोई दिक्कत, देखिए हो गया। 20% घट गया तो क्या होगा, 1,80,000। इधर क्या होगा, नील। इधर क्या होगा, 1,80,000। तो माइनस करना, हाँ 60 है, 20 लाख का। अच्छा 1 लाख ले लिया, ओके ओके फाइन फाइन। 1,60,000, उसमें से 20% इसको कुछ है नहीं, 1,60,000। इसका कितना 50% बाबू, 80,000 ना। कितना होगा, 80,000। फिर कितना होगा, ये 10,000 ना। ये कितना होगा, 8 रुपीज। कितना हार्ड था ना ये, देखिए। आप भी देखो, सुनो सुनो सुनो, सवाल खत्म नहीं हुआ, मेन तो सवाल अब बताना, आपको कमेंट करना है, कमेंट करने बोला है। तो देखो 10, 12, पहले कितना था, 10 घटा तो कितना हो गया, 12 बढ़ा तो कितना हो गया, 12 घटा तो कितना हो गया, 8। अब रुकिए, आपको कमेंट रुक जाइए, मेन चीज तब शुरू होगा। अब होगा खेला, कंक्लूजन। कंक्लूजन देखिए क्या होगा, कितना रुपया से बड़ा बताइए, 2। तो इससे अगर कंपेयर करेंगे आप, बेस से कंपेयर करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, आई थिंक 20% होगा। इधर भी देखिए 8 हो गया ना, कितना घटा, 2 बाय 10 इंटू 100। इधर कितना बताइए, 20% नेगेटिव में। इससे क्या प्रूफ हुआ पता है, इससे प्रूफ ये हुआ ना
कि अगर कभी सवाल में डिवेंचर नहीं रहेगा तो जितना ईबीआईटी बढ़ाएंगे उतना ही ईपीएस के ऊपर भी इफेक्ट होगा। देखिए ईबीआईटी 20% से बढ़ाया, ईपीएस भी कितना परसेंट से बढ़ा? 20। ईबीआईटी 20% से घटाया, ईपीएस भी कितना परसेंट से घटा? 20। तो यही कमेंट में हम लोग लिखेंगे कि सिंस देयर आर नो डिवेंचर सो ईबीआईटी एंड ईपीएस विल गो इन द सेम डायरेक्शन। अगर यहाँ पे डिवेंचर नहीं है इसलिए ईबीआईटी और ईपीएस दोनों एक ही दिशा में जाएगा। अगर आपका ईबीआईटी जितना परसेंटेज से बढ़ेगा उतना ही देखिए ईपीएस के ऊपर भी प्रभाव पड़ा, और जितना ईबीआईटी घटा उतना ही देखिए ईपीएस के ऊपर भी प्रभाव पड़ा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो कॉपी कर लेते तो अच्छा लगता हमको। किसी डाउट, रूपम को डाउट तो पूछिए, कॉपी करिए। कमेंट में लिखिएगा, जो बोले वो वाला बात को लिखना है।